हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर का नेक्स्ट लेक्चर, और इससे पिछले 3 लेक्चरों में हम कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी। आज का जो लेक्चर था मैंने बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक बिल्कुल न्यू जर्नी जिसको बोलते थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोए या डी ब्रोगली कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, इन्होंने बताया कि अभी तक जो ऐसा हम पढ़ रहे थे लाइट के बारे में कि भाई लाइट क्या है, तो लाइट को वेव था। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लाइट को पार्टिकल प्रूव कर दिया 1905 में। बाद में डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस रखी कि जो मैटर है वो भी एक वेव है, मैटर एसोसिएटेड वेव, यानी एक इन्होंने एक डुअल रिलेशन बनाकर दिखा दिया। ठीक है, कि जो मैटर है वो वेव है और जो वेव है वो मैटर है। मतलब उन्होंने बताया कि इसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, यानी कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं कि जो हम पार्टिकल से पढ़ते हैं और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो हम वेव से पढ़ते हैं। तो एक न्यू थिंग्स यहाँ से जनरेट हुई, और ये जो घटना थी ये करीब 1924 की थी। ठीक है, तो एक नया मॉडर्न फिजिक्स में एक और नया चेंज आया। तो इन्होंने क्या बताया था इसको हम पढ़ते हैं, और इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इनके इसके लिए एक नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। और ये बात इन्होंने जब बताई थी जब ये खुद एक स्टूडेंट्स थे। ठीक है, पीएचडी कर रहे थे। तो पीएचडी में आपको पता ही है थीसिस लिखनी होती है, तो ये थीसिस लिख रहे थे। तो लास्ट में थीसिस लिखी इन्होंने और उसको दिखाया, मैटर और वेव का रिलेशन दिखाया इन्होंने। ठीक है, पार्टिकल और वेव का रिलेशन दिखाया। तो उस समय पर एक्सपेरिमेंटली कोई भी प्रूव नहीं था। तो जो थीसिस थी, अब थीसिस लिखने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सोचना पड़ा उनको कि भाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव है नहीं। तो इसके लिए भी उन्होंने को आइंस्टाइन सर को बुलाना पड़ा, उनसे पूछा कि भाई देखिए ये थीसिस क्या सही है नहीं। तो उन्होंने भी सोचा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ तो था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई बात में है। तो उन्हीं के बेस पर इनको आपको पीएचडी की डिग्री मिल गई थी, और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रियलिटी में क्या थी। तो देखिए इससे वजह से हम पहले पढ़ रहे थे कि जो लाइट थी, ठीक है, जो लाइट थी वो वेव मानकर पढ़ रहे थे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह बहुत सारे इवेंट्स हुए, और लाइट को बाद में पार्टिकल मान लिया गया था। किसके द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बात मैटर की आ गई। ठीक है, तो मैटर को आपको पता ही है कि पार्टिकल मानकर चलते थे, और बाद में मैटर को भी वेव मान लिया गया। ठीक है, और ये किसने एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करा था? ये एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मन ने प्रूव करा था। ठीक है, बाद में जे थॉमसन के लड़के पुत्र थे, उन्होंने भी, जेपी थॉमसन ने भी इसमें इसको एक बार प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वेव को प्रूव करते हैं, यानी डिफ्रैक्शन शो करते हैं। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है वेव की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को शो करता है, और डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके शो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डुअल नेचर चली। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बताया कि नेचर इज साइमेट्रिक। नेचर इज साइमेट्री मतलब इन्होंने बताया था कि जो मूविंग मटेरियल होते हैं, यानी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स
जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मूव कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड वेव इन इट, यानी मूविंग पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था कि मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड वेव इन इट, यानी उनमें भी हमें वेव वाले जो नेचर होती है वो शो करती है, ठीक है। तो ये बताया था इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने वेवलेंथ का एक फॉर्मूला भी दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। यहाँ पर p है लीनियर मोमेंटम, लैम्डा है वेवलेंथ और h है प्लैंक कांस्टेंट, यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से m इज द मास, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, और लैम्डा इज द वेवलेंथ, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशन की, ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशन की। तो इन्होंने एक ऐसा रिलेशन बता दिया हमें जो मैटर और वेव का एक रिलेशन दोनों को कंबाइन करके बता दिया, एक न्यू चीज दे दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच पता ही है आपको, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो उस टाइम पर ये बहुत ही न्यू थिंग्स थी, ठीक है, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या रियलिटी में, एक्सपेरिमेंटली प्रूव था नहीं इसके लिए, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया तो समझा गया कि भाई ये बात सही है कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो एसोसिएटेड वेव, यानी उनके अंदर भी वेव के ही जो होती है कैटेगरी पाई जाती है। और ये प्रूव करा था इलेक्ट्रॉन को जब डिफ्रैक्शन के टर्म्स में देखा था, क्लियर है। तो ये है हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि ये आई कैसे थी, इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन भी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कि जो मैटर है वो वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, यानी मैटर क्या करता है, वेव की कैटेगरी को शो करता है। चलिए सर अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एम बी, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम बी होता ही है, वो हम जानते हैं। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि भाई ये कैसी वेव है, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये वेव ऐसी नहीं है, ये एक न्यू टाइप की वेव है जिसको रखा इन्होंने कौन सी वेव माना, मैटर वेव, ठीक है, हमें ये भी याद रखना है। ये कैसी वेव है, मैटर वेव है, यानी मैटर से बनने वाली वेव है। आ रहे समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यूवी एक्सरे गामा वामा, ये वो वाली वेव नहीं है, ये है जो मैटर से वेव बनती है। तो इसको मैटर वेव के नाम से जाना गया कि ये एक मैटर वेव है, ठीक है। तो मैटर वेव थी और इनसे बहुत सारी चीज़ें, आप हमें पता है कि बाद में बहुत सारी चीज़ों को प्रूव किया गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, अरे सर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, उनसे ये चीज़ प्रूव हो गई कि मैटर वेव भी मतलब नेचर में होती है। चलिए जी, इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि डेरिवेशन आया कैसे होगा ये। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो आपको पता ही है, फोटोन वाली थ्योरी थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी, फोटोन वाली थ्योरी थी। तो उन्होंने बताया कि जो फोटोन होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, और उसके पास एनर्जी कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल टू एच एफ, ये वाली एनर्जी होती है। अच्छा, एक आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन भी थी भाई, आइंस्टाइन मास एनर्जी
इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, बार बार पढ़ते हो, E=mc²। ठीक है, ये मास की एनर्जी के साथ रिलेशन बनाया था, ये फोटोन का था। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं HF=mc²। सो यहाँ से हम मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास HF/c²। चलिए, क्या हम लीनियर मोमेंटम जानते हैं? ठीक है, लीनियर मोमेंटम जिसे हम P बोलते हैं, P=mb। तो m की वैल्यू यहां से उठाकर रख लेते हैं। v क्या होती है? वेलोसिटी। अच्छा, अब हम ये बताइए यहाँ पर किन पार्टिकल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं। और फोटोन किससे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। अरे समझ, फोटोन किससे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। तो क्या b को c लिख सकते हैं? और ये c से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो P=h, और f को हम नीचे भी ला सकते हैं c/f। और c/f आपको पता है क्या? लैम्डा होता है। तो हम लिख सकते हैं λ=h/p। क्या यही डी ब्रोगली की इक्वेशन है? λ=h/p और p को लिख सकते हैं mb। सो λ=h/mb। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है इसका। अगर आपको डेरिवेशन करना हो तो डेरिवेशन कर सकते हैं कि इक्वेशन आई कैसे है। तो λ=h/mb। क्लियर है रिलेशन? ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है इसको समझाया, अब ये समझाया गया, बाद में एक्सपेरिमेंटली भी बताया गया। इन्होंने बताया कि भाई जो मैटर होता है वो वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, वेव की तरह, यानी हम, तुम, बोर्ड, ये सब वेव हैं। अब लोगों ने माना भाई नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें तो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो रियलिटी में उन्होंने बोला कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ये जो बहुत बड़ी बड़ी थिंग्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो वेव क्रिएट करती हैं वो उसकी वेवलेंथ को हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। अरे समय भाई इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, वेरी स्मॉल, और इनको हम फाइंड नहीं कर पाते। तो ये हमें ऐसे ही लगते हैं पार्टिकल की तरह। अदरवाइज ये वेव है, यानी हम चल रहे हैं तो हम भी वेव हैं। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है। देखिए कैसे समझ सकते हैं इसको हम। देखिए क्या फॉर्मूला है वेवलेंथ का? λ=h/mb। ठीक है, एक एग्जाम्पल से वैसे समझते हैं। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, और इसका जो मास है मान लीजिए 100 kg है, और ये सपोज करो कितने से चला लीजिए, कितने से भी चला लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड से चला लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये इसका m हो गया, ये v हो गया। तो देखते हैं कि कितनी वेवलेंथ बनती है। तो लैम्डा h आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, 6.62 समथिंग, 10⁻⁻34। ये वैल्यू भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी मानते हैं हम इतनी। और क्या 10 × 100, 1 2 और 3, अब हम ऊपर को ले जाएंगे तो 10⁻⁻37 हो जाएगी। तो 6.6 × 10⁻⁻37, आ रहा सन में, 6.6 × 10⁻⁻37 मीटर। अब आप इसको देखोगे ध्यान से तो हम इसको लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए क्या ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ नहीं है? ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये हम वेव की तरह चल रहे हैं? ठीक है, तो वो यही बताते थे कि भाई अगर जो बड़े बड़े मैटर हैं तो उसमें जो वेवलेंथ है बहुत ही स्मॉल बनती है, उनको हम फाइंड नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर यही छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करी जाए, सपोज करो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो हमें पता है v वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन कम से कम 10⁻6 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। और इसका जो मास होता है वो हमें पता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ज़रा इसको यूज़ करके देखते हैं। तो 6.6 × 10⁻⁻34 एंड 9.1
इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। क्लियर है? अब देखिए, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो वेव एसोसिएटेड हो जाएगी पॉइंट से पॉइंट, ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम ऐसे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 66/91 इंटू पावरों को कर लेते हैं 10⁻31 -34 + 31 -6। क्लियर? सो लैम्डा इज इक्वल टू 66/91 इंटू 10⁻31, दैट्स -3 एंड -6, दैट इज -10। क्लियर? और बस इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये तो एंगस्ट्रॉम के बराबर आ रहा है, सिंपल है भाई। 34 और 6 40 -31 दैट इज 9, सॉरी 9 हो गया है करीब, ठीक है, 10⁻⁻9। और देखिए इसकी वैल्यू भी पॉइंटों में आएगी, तो ये वैल्यू करीब समथिंग्स आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये जो वेव बनेगी ये बहुत ही छोटी वेवलेंथ बनेगी, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। आ रहा सर में भाई, ये एंगस्ट्रॉम में जाएगी तो वेव हमारी फाइंड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह में तो ये वेव फाइंड हो जाती है वेवलेंथ, लेकिन अगर हम बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करें तो बड़े बड़े पार्टिकल्स में वेव की जो वेवलेंथ है वो हमें शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब है हम भी चलते हैं तो हम भी वेव की तरह हो सकता है चलते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी और ये इन्होंने थोड़ा सा समझाया था कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से उन्हें समझ में आया सभी को कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा जी, अब इसका हम वेवलेंथ का पोटेंशियल के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं। तो पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेशन करना है हमें वेवलेंथ का, ठीक है। देखिए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम थोड़ा पोटेंशियल के साथ रिलेशन करके देखते हैं कि भाई पोटेंशियल से क्या होता है कि सपोज करो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से चल रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v, ठीक है। ये स्मॉल v मान लें हम इसको, स्मॉल v, और ये हो गया हमारा कैपिटल V। क्लियर है? चलिए जी, अब क्या करना है हमें, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m² 12m² अच्छा, सपोज करो कि देखो पार्टिकल्स है, पोटेंशियल अगर जनरेट है तो हमने पढ़ा पोटेंशियल ऐसे जनरेट होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आना है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे मूव कराएंगे तो आपको पता है कि वर्क डन अगेंस्ट करेगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके रूप में यूज़ कर लेगा, वर्क डन में यूज़ करेगा। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी को कहाँ यूज़ करा है, वर्क डन, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी 12mv² इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया EV, यानी 12mv² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, EV। V से V नहीं घटा, B से पावर मत कैंसिल कर देना। ये वोल्ट, ये है आपकी स्पीड और ये है पोटेंशियल, आ रहे समझ में। ये स्पीड है, ये पोटेंशियल है। कहीं आप इसको ऐसे पावर को कैंसिल कर दो, तो पावर को कैंसिल नहीं करना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू हो जाएगी 2EV अपॉन M। क्या यही होगी, V इज इक्वल टू √2EV/m। चलिए जी, अब इसकी बात कर लेते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की। तो हमें फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/m, और V की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ से। इस m को अंदर ले जाएंगे तो क्या m² हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू H/m
2MeV। क्लियर हुआ? तो वेवलेंथ का देखिए पोटेंशियल के साथ टर्म्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखो H प्लैंक कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। तो हम यहाँ यूज करें तो लैम्डा इज इक्वल टू, H की वैल्यू आपको पता ही है 6.6 मान लीजिए 10⁻⁻34 √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19। V को ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करके देखते हैं तो ये वैल्यू आपको सोल्व करने के बाद मिलती है 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप इसको रिजल्ट को ऐसे ही याद रख सकते हैं। बस पोटेंशियल आपको मिल जाए तो वेवलेंथ आप निकाल देंगे फटाफट। पोटेंशियल मिल जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू रखकर यहाँ से फटाफट आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और कहीं कहीं ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 150 अपॉन V। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, तो ये कैलकुलेशन रख सकते हैं। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। तो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो मैटर हैज अ डुअल नेचर, मैटर हैज अ डुअल नेचर, समटाइम्स इट हैज़ ए प्रॉपर्टी एज ए वेव, यानी जब हम इसे वेव की तरह पढ़ना है, वेव की तरह स्टडी करना है तो वेव की तरह स्टडी कर सकते हैं, और पार्टिकल की तरह करना है तो पार्टिकल की तरह भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। और इतनी इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो क्लियर है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, कैसे डेरिवेशन किया, क्या इनकी वेवलेंथ थी और कैसे इनका रिलेशन था पोटेंशियल के साथ। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। और इस चैप्टर में बस केवल एक ही कंसेप्ट बचा है आपका एक्सपेरिमेंटली, जो इस ईयर में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अदर बोर्ड्स में आएगा तो हम उसका भी लेक्चर बना देंगे, छोटा सा लेक्चर बनना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें होगा डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बहुत ही न्यू एक्सपेरिमेंट था उनका भी, और वो हमारा सिंपल सा मतलब है कि एक लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो आप बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें, और हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।